कहानी का नाम है क्या कहा। कहते हैं एक बार से किसी ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है। और अरस्तु ने जवाब दिया, एक कमरे में कुछ स्त्रियां चुपचाप बैठी है। अगर आप इस संबंध में आगे बात करेंगे तो हम इतना और बता पाएंगे कि यह बात हमने किसी सिनेमा चित्र में देखी थी। और ये सिनेमा ही तो संसार के महापुरुषों के रूप और विचार का तथा संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे ही देश में महान धार्मिक चित्रों में कृष्ण और राधा आपस में उर्दू फारसी के शेर में बात लिप्टन सिटी का डब्बा रेखा दिख जाता है। वैसे हमारी कहानी को सिनेमा से कोई प्रयोजन नहीं। हम तो अरस्तु के उक्त कथन को अक्षरशः सत्य मानकर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि उस कमरे में वे पांचों सहेलियां बैठी थी, तो आप ये समझ ले कि वे बातें भी करती ही होंगी। ब्लाउज के कट, ईयररिंग के फैशन और प्रोफेसर के फटे जूतों के नितांत भौतिक स्तर के से उठकर वार्तालाप धीरे धीरे भाव प्रदेश में प्रवेश कर रहा था। ये पांचों सहपाठिनी थी, कॉलेज में पढ़ने वाली चंचल चतुर चमकीली लड़कियां, हृदय में आशाओं का चिराग, मन में काबू में न आने वाली उमंगों का शोरूम, महत्वाकांक्षा के शिखर पर खड़ी वे सब रंगीन जीवन को देख रही थी। इन सबका नेतृत्व करती थी निर्मला। और निर्मला की नेतागिरी के दो कारण थे। एक तो ये कि वह सबसे अधिक बोलती थी, और दूसरा यह कि वह अपनी सब सहेलियों को घर बुलाकर खिलाती पिलाती थी। और हमारे इस विशाल भारत देश में नेता वही होता है जो जोर से बोले या खिलाए पिलाए। निर्मला गंभीरता से बोली, देखो, परीक्षा समाप्त होगी। हम में से कौन कहाँ जाती है कौन जाने। शादी होगी, नया घर मिलेगा, दुनिया ही बदल जाएगी। जिंदगी की राह पर चलते चलते अचानक साथ हो ली थी। अब चौराहा सामने है, हर एक अपनी अलग राह पकड़कर चलने वाली है। काश हम सब इसी प्रकार साथ साथ चलकर ये जीवन यात्रा समाप्त करती। कमरे में गंभीरता छा गई। जिंदगी के कठोर सत्य से पिटकर जब तक आदमी खड़ा नहीं हो जाता, तब तक उसमें कोमल भावुकता होती ही है। यह सब लड़कियां भी बड़ी भावुक थी। निर्मला ने निस्तब्धता भंग करते हुए कहा, मेरा एक प्रस्ताव है। हम लोग कल फिर इसी स्थान पर एकत्रित हो और हमें से प्रत्येक अपनी प्रेम कथा सुनाए। ये नहीं हो सकता कि यौवन के प्रथम उन्मेष के साथ हमने किसी को हृदय अर्पण कर देने की साधना न की हो। आप न जाने जीवन में हम कभी मिल भी पाती है या नहीं। इसलिए बिछड़ने के पहले हम अपने हृदय की सबसे मूल्यवान रहस्यपूर्ण निधि खोल दे। प्रस्ताव सुनकर शेष चारों लड़कियां क्षण भर मौन रही, एक दूसरे की ओर देखती रही और फिर बड़ी झिझक से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शीला ने एक संशोधन पेश किया, सब अपने अपने प्रेमी का चित्र भी लावे और जब हम सब कथाएं कह ले तब वे चित्र खोले जावे। किसी को ये कहने का साहस न हुआ कि उसके पास प्रेमी का चित्र नहीं है, क्योंकि इस जमाने में आदमी की वास्तविक शक्ल से चित्र अच्छे उतरने लगे हैं। इसलिए प्रेमी प्रेमिका को प्रथम मिलन में ही फोटो देने की जल्दी करता है। दूसरे दिन पांचों सहेलियां एकत्रित हुई। सदा से परिचित लड़कियां एक दूसरे की ओर बड़ी रहस्यमय दृष्टि से देख रही थी।
उनमें से प्रत्येक अपने हृदय की रहस्य गठरी आज खोलना चाहती थी। आंखें मिलने पर आंखें चुका लेती। प्रत्येक स्वाभाविक दिखने की असफल कोशिश कर रही थी। पहले तो नहीं, पहले तो किस चीज समाप्त करते हुए निर्मला बोली, अच्छा भाई, हम सुनाते हैं पहले, पर एक काम करो, जो चित्र तुम लोग लाई हो उन्हें उल्टा कर सामने रख दो। सबने चित्र उल्टा कर रख दिए। पुरुष पर स्त्री की विजय के अनेक कारणों में सबसे बड़ा यह है कि स्त्री पुरुष के संबंध के अनेक मनोभावों को प्रकट करने का लोभ कुछ देर के लिए संवरण कर सकती है, पर पुरुष अपनी चाह को व्यक्त करने की उतावली करता है और प्रेम का पहले व्यक्त करना उसे याजक के स्थान पर उतार देता है। यह स्त्री की शक्ति ही है जिसे लज्जा का छद्म नाम दे दिया गया है। और यह भी सत्य है कि पुरुष पर अपनी चाह को व्यक्त करने में स्त्री जितना संकोच करती है, उतनी ही आर्द्रता से वह ये चाहती है कि कोई उसकी बात सहृदयता से सुने, उसके प्रेम के उन्माद को बांटे, उसकी स्नेह की पुलक विस्तार चाहती है। इसलिए संकोच के बांध में छोटा सा छिद्र बनते ही हृदय के रहस्य की धारा पूर्ण वेग से प्रवाहित होती है। निर्मला ने संकोच से प्रारंभ करके निर्भीकता से अपनी प्रेम कथा को आगे बढ़ाया। उसने बतलाया कि किसी प्रकार बड़ी नाटकीय परिस्थिति में उनसे उसकी भेंट हुई और पहली ही भेंट में उसे ऐसा लगा कि वे जन्म जन्मांतर से एक दूसरे के हों, और फिर तो उन्हें देखे बिना उसे चैन नहीं पड़ती थी। निर्मला बड़ी दर्द भरी आवाज से आत्मविस्मृत सी होकर कथा सुनाती जा रही थी और बाकी चारों लड़कियां बड़ी तल्लीनता से उसके मुख के भाव के उतार चढ़ाव के साथ हृदय को चुलाती सी सुन रही थी। निर्मला कह रही थी, मेरा निर्मला नाम उन्हें पसंद नहीं था। वे कहा करते थे, निर्मला तुम इस लोक की मानवी नहीं हो, स्वर्ग की अप्सरा हो। उन्होंने मेरा नाम उर्वशी रखा था। वे इसी नाम से मुझे पुकारते थे। सहसा उसकी वे चारों सहेलियां चौंक पड़ी। क्या कहा? उर्वशी नाम रखा था? निर्मला बोली, उन्हें ऐसा अजब क्यों लगता है? सचमुच उन्होंने मुझे उर्वशी नाम दिया था। वे सप्ताह में कम से कम एक बार अवश्य मुझसे मिलते थे। उन्हें गुलाब का इत्र बहुत पसंद था। वे जब मेरे यहाँ आते तो उनके वस्त्रों से उठकर सुगंध चारों ओर फैल जाती थी। आज भी मुझे जब उनकी याद आती है, गुलाब के इत्र की सुगंध का अनुभव होने लगता है। वे लड़कियां फिर अजरत से कह उठी, गुलाब का इत्र, गुलाब का इत्र। निर्मला ने खींच कर जवाब दिया, हाँ हाँ, गुलाब का इत्र। तुम्हें तो हर बात में शंका होती है। उनकी अपनी विशेष रुचि थी। वे मुझसे कहते, उर्वशी तुम लाल साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो, बिल्कुल दुल्हन दिखती हो। निर्मला की सहेलियां फिर एक साथ चौंक कर बोल उठी, लाल लाल साड़ी, लाल साड़ी में दुल्हन जैसी दिखती हो। कमरे में बिजली का पंखा लगा था, फिर भी उन चारों ने रूमाल से मुख का पसीना पोंछा। निर्मला आगे कहने लगी, वे संगीत के बड़े शौकीन थे। एक गीत उन्हें बड़ा पसंद था, मेरे देवता लो मेरी आरती। उन्होंने सैकड़ों बार एक गीत मेरे मुख से सुना था, और जब मैं गाती, मैं जोगन बनूंगी तुम्हारे लिए, तो वे कहते कि उर्वशी जोगन बनना बहुत बड़ा कठिन काम है। वे लड़कियां सहसा फिर चौंक पड़ी और प्रत्येक के मुख से बरबस निकल पड़ा, मेरे देवता लो मेरी आरती।
वे कनखियों से एक दूसरे की ओर देखती और फिर बड़ी परेशानी से निर्मला के मुख पर अब विषाद का रिंग चढ़ गया था। बड़ी दर्दीली कथा थी आगे, करुण सुर से वो बोली। और एक दिन वे अचानक मेरे पास आए और कहने लगे, उर्वशी, आज मैं एक ऐसी बात कहने वाला हूँ जिससे पत्थर भी फट सकता है। भगवान तुम्हें शक्ति दे कि तुम इस आघात को सह सको। निर्मला की आंखों से आंसू झरने लगे, गला रुंध गया। बड़ी कठिनाई से वह कहने लगी, उर्वशी, विधाता को स्वीकार नहीं है कि हम और तुम एक हो सके। मुझे डॉक्टरों ने टीबी डिक्लेयर कर दिया है। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुमसे विवाह करके तुम्हारा जीवन नष्ट नहीं करूंगा। प्रेम का त्याग में प्रतिफलित होना ही प्रेम की सत्यता है। निर्मला गालों पर बहते हुए आंसुओं को साड़ी से पोंछने लगी। उधर उसकी वे चारों सहेलियां बड़ी विचलित हो गई। उनके मुखों से एक साथ ही निकल पड़ा, क्या कहा? टीबी? टीबी हो गया? निर्मला आंखों को पोंछ कर कहने लगी। वे कहने लगे, उर्वशी, मेरा जीवन अब व्यर्थ हो गया। तुम किसी भाग्यवान से शादी कर लेना। कभी मेरी भी याद कर लेना कि था एक अभागा जिससे मैंने प्यार करने की गलती की थी। अब बाकी जीवन मैं पर्वतराज हिमालय के अंचल में पावन सुरसरी के तट पर किसी एकांत स्थान में बिता दूंगा। निर्मला की वे चारों सहेलियां फिर चौंक पड़ी। क्या कहा? हिमालय चले गए? उन चारों को न जाने क्या हो गया था। ऐसा मालूम होता था कि कमरे कमरे से भाग जाना चाहती हैं। निर्मला ने जरा संभल कर फिर कहा, हाँ, वे चले गए और मैं अभागिन वहीं रह गई। हाँ, उनका नाम मैंने अभी तक छिपा रखा था। उनका नाम था सुदर्शन। सुदर्शन, 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 सुदर्शन। वे चारों सहेलियां एक साथ चीख सी उठी। निर्मला बड़े अचरज में पड़ गई, बोली, आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? पागल तो नहीं होगी? अच्छा, अब तुम लोग सुनाओ अपनी अपनी प्रेम कथा। चल चल शीला, तू सुना अब। किसी के मुंह से एक शब्द भी न निकला। निर्मला ने बारी बारी से कमला, विमला, संध्या, उषा सबसे अपनी कहानी कहने का आग्रह किया, पर कोई भी एक शब्द न बोली। सबकी सब मूर्ति वह स्थिर बैठी थी। निस्तब्धता के 10 मिनट बीत गए। निर्मला को अब क्रोध आ गया। रोषपूर्ण स्वर में वह बोली, मैं अब समझती हूँ तुम लोग सब धूर्त हो। मेरी बात सुनकर अब अपनी कहानी छिपाना चाहती हो? ठहरो, अभी देखती हूँ। निर्मला ने एक झपट में टेबल पर के 5 चित्र उलट दिए। सबने आंखें फाड़ कर देखा। सब चित्र एक ही आदमी के थे, एक ही पोज था। सब में नीचे कोने में लिखा था सुदर्शन। पांचों की आंखें फटी की फटी रह गई। सब अर्थमूर्छित सी अवस्था में निश्चल अवाक बैठी रही। सहसा सड़क पर हल्ला हुआ। पड़ोसी रामलाल दादा चिल्ला रहे थे, मारना साले को 2 हाथ, दूसरों की बहन बेटियों पर निगाह डालता है। यह लड़की बेचारी यहाँ से जा रही थी कि इस बदमाश ने मेरे देखते देखते उसे छेड़ दिया। 5 लड़कियों ने खिड़की से देखा। एक आदमी को पकड़े लोग खड़े थे। वह सुदर्शन था।